दिक्कत नहीं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह देखा था थर्मोडायनेमिक्स है ना, और क्या निकालना हमने सीखा था, डेल वर्क डन और गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, चौथा जो रिलेशन आता है ना वो आपके नीट में एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन पूछा गया। ये चौथे पॉइंट पे 3 पॉइंट हो गए थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स वाले पे, 3 पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन SEP of a metal, in its different oxidation state, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, और क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर या अल्टरनेट ईयर पे इससे क्वेश्चन आया ही आया। देखो होता क्या है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझो। देखो जैसे Fe+2 से Fe, ठीक है, नहीं Fe से Fe+2 गया है, तो E0 Fe+2 की वैल्यू है x, ठीक है। Fe से Fe+3 गया है, तो E0 Fe/Fe+3 की वैल्यू है y, और Fe+2 से Fe+3, ठीक है, ये कितना गया E0 Fe+2 से Fe+3, ये दिया हुआ आपको सपोज करो z, इसका E0 कितना दिया हुआ z, ठीक है। आपको क्या बताना, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x, y and z, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x, y and z। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे हम, या इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो भी देख लो आप। ठीक है, जनरली होगा क्या कि Fe से हम किस में जा रहे हैं, सपोज करो Fe+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसका E0 का वैल्यू है x, है ना। Fe से Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका E0 का वैल्यू है y, और Fe+2 से Fe+3 तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Fe+3 चला जाएगा, इसका E0 का वैल्यू है z। अब मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो बस आपको रीअरेंजमेंट ऑफ द रिएक्शन करना है। क्या करना है? रीअरेंजमेंट ऑफ द रिएक्शन। अब ऐसा सपोज अगर मैंने पहले वाले को रिवर्स किया और दोनों का ऐड किया, तो क्या नेट रिएक्शन ये मिलेगा मुझे? जैसे पहले वाले को रिवर्स करेगा मैंने, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा Fe, तो इसका E0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, बराबर। और अगर मैंने Fe से Fe+3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका E0 का वैल्यू हो जाएगा y, इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो Fe क्या हो जाएगा, कैंसल, तो Fe+2, ठीक है, टेंस टू गिव Fe+3, 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो E0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, z। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं y - x z बराबर, क्या ऐसा हो सकता है? आई नो 99% बच्चा यही सोचता है, और ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत। दिमाग की बत्ती जली, क्यों गलत है? हाँ नहीं, ये तो बरोबर है आपको। अरे क्या बात कर रहे हैं, Cu+2 से Cu जाता है तो 0.34 होता है, लेकिन Cu से Cu+2 जाता है तो -0.34 होता है ना। किसी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट उसी समय बताया था। ये सही है, गलत क्यों है? ये क्या रीजन हो सकता है सर गलत होने का? सोचो आखिर क्यों ये गलत है, मतलब क्यों मैंने गलत बोला? प्रोसेस सही है लेकिन फिर भी मेरा ये गलत है। अच्छा, E0 नहीं समझ पा रहे, देखो यही पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। याद करो, हम किसी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो क्या? डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते हो।
डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता है। ई नॉट क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहे पेंसिल बैटरी लो, पतला वाला ड्यूरासेल का जो आता है, या निप्पो लो, जो गांव में टॉर्च नहीं होता बड़ा वाला, जो निप्पो वाला बैटरी लगता मोटा मोटा सा, बराबर। दोनों का मास अलग अलग है, केमिकल कंपोजिशन सेम है बट मास अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज दोनों का कितना है? 1.1 वोल्ट ही है। चाहे तुम बटन शेल लो, चाहे ये वाला बैटरी लो, चाहे मोटा वाला निप्पो लो, सबका क्या आता है? 1.1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। डायरेक्टली आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर ही नहीं सकते, तो इसका उपाय क्या? और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आप ऐड नहीं कर सकते? देखो, आपको याद होगा मैंने आपको जब नॉन इक्वेशन पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि नेट सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, याद आया? तो याद रखना, किसी भी दो ई नॉट को ऐड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन यही होता है। आप एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। बट क्या इस केस में अब कैंसिल आउट होगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। और एक तरीके से ये क्या शो कर रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है ये। क्या मैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। जैसे सपोज करो Fe जो है Fe+2 और Fe+3, या आप ऐसा देखो Fe+2 से Fe में गया और Fe+3 में, तो यहाँ से तो क्या हुआ? रिडक्शन, और यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, बराबर। मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, सपोज करो इसको मैं 2 ले रहा हूँ, 2 मोल ले रहा हूँ, तो एक Fe यहाँ बच जाएगा। आपसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन इज पॉसिबल और नॉट? तो सिंपल सी बात है, अगर ई नॉट मेरा पॉजिटिव है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। सिंपल सी बात है। Fe+2 से Fe+3 के क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट की वैल्यू हालांकि हम ऐड नहीं कर सकते, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कौन सा बता रहा हूँ। Fe+2 से Fe का रिडक्शन वैल्यू, दोनों को जोड़ के देखिए, अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन माय पॉइंट इज दैट आखिर इनके बीच का हम रिलेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो समझो बात को। क्योंकि ई नॉट एक क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली हम उसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन गिब्स एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। तो हम इसको गिब्स एनर्जी के फॉर्मेट में लेके फिर इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आया सबको? तो लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is an intensive property, hence it cannot be directly added, but delta G naught is an extensive property which can be directly added। ठीक है, याद रखना, ये नोट बना के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सेल पोटेंशियल can directly added only when electron are get cancel out। आप सेल पोटेंशियल को तभी आप ऐड कर सकते हो जब सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए मेरा? कैंसल आउट। अब देखो रिएक्शन आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Fe+2 से किस में जा रहा है? अब Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या जा रहा है? Fe सॉलिड, बराबर। इसका ई नॉट का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? -x। लेकिन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो, -NF ई नॉट, बराबर। तो n कितना है? 2 f x -x तो +x हो जाएगा, बराबर। अब मैं बात करूं Fe से
Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसका ई नोट का वैल्यू है y और डेल्टा जी नोट का वैल्यू कितना है -3Fy। तो दोनों को मैं ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, Fe+2 से Fe+3, ये क्या देगा 1 इलेक्ट्रॉन। डेल्टा जी नोट 1 मान लो, डेल्टा जी नोट 2 मान लो, और इसका ई नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा Z, तो डेल्टा जी नोट 3 क्या हो जाएगा -FZ, बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जी नोट 3 जो होगा इट्स अ समीशन ऑफ डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, क्योंकि गिब्स एनर्जी तो एक एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -FZ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2Fx -3Fy। F क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो Z बराबर क्या हो जाएगा 3y -2x। समझ में? अरे ये क्या हो गया? चलो समझ में आ सको? चलो बाकी का सर आपके सिलेबस में नहीं है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वगैरह। चलो तो यहाँ से हमारा एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो चुका है, खत्म हो जाए। तो कल के लेक्चर देख लिया अपना? अच्छा ठीक है, तेरा भी हो गया, तेरे बाकी है ना, देख लेना जाके कहो। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का झाला संपला, ठीक है। 2 दिन तुम्हारा हार्डली चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 दिन तुम्हारा चलेगा कंडक्शन, जो लास्ट वाला पार्ट है कॉलर्स लो, एयर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, आसान सा वो सब। तो फिर चैप्टर अब अगर जबरदस्ती टाइम पास करूँ क्या इसमें, जितना है उतना ही नहीं पढ़ाऊंगा। अब जैसे मान लो अब ये सब तुमको पढ़ाने लग जाऊं, dE/dt टेम्परेचर कोएफिशिएंट हीट ऑफ द रिएक्शन, तब तो बाउंसर चला जाएगा ना। तो जितना है उतना ही पढ़ाऊंगा। अब तुमको मैंने क्या बोला, PhD नहीं करना, तुमको MBBS करना, सीधी बात ये है। हर्ष आने वाला था शायद, पता नहीं आया नहीं, 1 जून से। कौन कौन आने वाला है 1 जून से? मैक्सिमम बच्चे आने लग जाएंगे ना? हाँ हाँ सही है, सही है, जरूरी है। बारिश इस बार आई नहीं, मानसून शायद अब चालू नहीं हुई। तब चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, केरला में आ चुका है शायद मानसून। उड़ीसा वगैरह तो तूफान आ रखा है अभी, पहले ताउते आया, अब वास तूफान है, पता नहीं क्या क्या चलता है। वास साइक्लोन आया ना। चलो अब जो बात कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है भाई? सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, इलेक्ट्रोलिसिस इसी के अंदर होता है, ठीक है। सेल इन विच process of electrolysis is carried out is known as electro। अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए ना तुम्हारा, तो समझ लें तुम्हारा पेपर बहुत आसान है, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन नहीं होता। देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपने इस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा या कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फलाने का कराया तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे, इस टाइप का मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन।
अब इसमें क्वांटिटेटिव आ जाता है भाई, एनोड में कितना बनेगा और कितना बनेगा, क्या बनेगा वो क्वालिटेटिव है और कितना बनेगा वो क्वांटिटेटिव है। उसी में फराडे लॉ वगैरह आप जो पढ़े होंगे 10th में पढ़े थे ना, फराडे लॉ तुम्हारे में भी होता है फराडे लॉ, हाँ उसी को बस हम डिटेल में पढ़ना है, आसान सा है ये, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो तुम्हारे लेंथी कैलकुलेशन वाला होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही होता है, बाकी तुम्हारे यहाँ से इजी होने लगता है टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेकडाउन। और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। भाई किसी सब्सटेंस को आप तोड़ रहे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस with the help of electric current, with the help of electric current। ठीक है, चलो समझ में आया। अब 1 मिनट के लिए यहाँ देखो, 1 मिनट का टाइम दूंगा तुमको लिखने के लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले के कॉन्सेप्ट समझ जाओ वो सही रहेगा। डायग्राम, अब इनका डायग्राम होता किस तरीके से, तो पहले क्या करता हूँ, बड़ा सा कंटेनर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग नहीं होता, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या होता है? एनोड भी होता है, एक ही जगह पे क्या होता है? कैथोड। तो ये मेरा हो गया क्या? एनोड, और ये क्या हो गया मेरा? कैथोड। यहाँ पे चीजें बस उल्टी हो जाती है। इनको हम क्या करते हैं, अब वहां पे क्या था? वहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट का कोई अदर सोर्स नहीं था, तो एनोड और कैथोड के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, अब ये बैटरी है, ये बड़ा पार्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो जाता है? नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे एनोड क्या होगा? पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनोड पॉजिटिव है तो होगा अभी भी एनोड पे क्या? ऑक्सीडेशन ही, और कैथोड पे अभी भी क्या होगा? रिडक्शन ही, बस साइन अपोजिट हो जाता है इनमें, बस फर्क इतना ही है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम सोर्स ऑफ बैटरी बोलेंगे। दिस इज सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट। या तो आप कोई बैटरी ले लो, या तो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, जहां तक चीजें समझ में आए। ठीक है, क्योंकि एनोड है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल आएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, रिच इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल वाले यहाँ आके क्या होंगे? अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे। कैथोड क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें ये अभी भी क्या होगा? रिडक्शन होगा, मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अभी भी मतलब देखो, मतलब पोलैरिटी रिवर्स करने से भी मतलब चेंज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कैथोड है भाई, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे भाई, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास आएंगे, बराबर। इसका मतलब क्या? ये इस सॉल्यूशन में जो भी कैटायन होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, वो यहाँ के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी भी तो होता रिडक्शन ही रहा है, भले साइन पोलैरिटी आपने अलग कर दी है, मीनिंग अभी भी वही है इनका। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ए वाला ए के पास जाएगा और सी वाला सी के पास जाएगा। कैटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन एनोड के पास जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये बस दो बातें याद रखना। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं दो स्टेट में, या तो वो मोल्टन स्टेट में होगा, ठीक है, या तो वो एक्वस स्टेट में। अच्छा, मोल्टन और एक्वस में क्या फर्क है? पिघला हुआ, पिघला प्योर फॉर्म उसका, जैसे नमक है, नमक को मैं पिघला दिया तो जो उसका प्योर लिक्विड है वो उसका मोल्टन फॉर्म हो जाए। एक्वस मतलब पानी के साथ मिक्स करके मैंने लिया, तो जब आप देखते होगे नमक पानी के सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस, वो अभी हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट टैंक होता है। क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, तो क्या होता है? कंटेनर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कंटेनर मेड अप ऑफ non conducting
ठीक है। नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बना रहता है, इनमें कोई फर्क होता नहीं है, ठीक है। ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बस एक कंटेनिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। ठीक है। तो पूरे इलेक्ट्रोलिसिस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है मेरा क्या, क्वालिटेटिव। आपको क्वालिटेटिव में बस ये पहचाना कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट भी बनेगा। तो बस आपको ओवरऑल ये पहचाना है कि अगर आप किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा या कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, या आप उसको बोल सकते हैं व्हाट इज द एनोडिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द कैथोडिक प्रोडक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। ये चलता रहेगा, बैटरी से चलता है। दिस इज नॉट AC, दिस इज DC। जानते हो ना AC और DC, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। हुआ, लिखा सबने, लिखा सबने, ठीक है। देखो अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, आप डायरेक्टली मतलब इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कुछ बातों पे डिपेंड करती है। वो किन बातों पे डिपेंड करती है, मतलब जैसे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया तो मैंने क्या बोला, एनोड जाएगा यहाँ पे, एनायन एनोड के पास जाएगा, कैटायन कैथोड के पास जाएगा। तो ऑब्वियस मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब रिएक्शन कर रहा है, तो उस रिएक्शन का अपना एक फैक्टर होता है, ठीक है। और किन बातों पर वो डिपेंड करता है वही हम सीखेंगे। तो पहला होता है मेरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं फैक्टर बता रहा हूँ एक तरीके के केसेस है, ठीक है। या देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऑब्वियस बात है NaCl हुआ, MgBr2 लिया, तो ऑब्वियस बात है अगर NaCl होगा तो एनोड और कैथोड पे अलग प्रोडक्ट बनेगा, MgBr2 लेगा तो एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा? नहीं। तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर, तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, ठीक है। जैसे सपोज करें AgNO3 लिया आपने, ठीक है, और आपने क्या लिया, CuSO4 लिया या ZnCl2 लिया, मतलब डॉट डॉट कुछ भी लोगे तो इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहला फैक्टर तो क्या रहेगा भाई, आप इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हो, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगा,
अब इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करेगा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या? मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जैसे क्या, आप इसी इलेक्ट्रोलाइट को दो फॉर्म में ले सकते हो, या तो आप मोल्टन NaCl भी ले सकते हो और या तो आप इसको क्या ले सकते हो, एक्वस NaCl, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो मोल्टन NaCl लोगे तो आपके पास कैटायन और आयन कितने होंगे? मोल्टन मतलब आपको पिघला हुआ है, दो ही होंगे, एक कैटायन होगा Na+ और एक एनायन होगा। लेकिन अगर एक्वस लोगे तो कितने होंगे? 4, वेरी गुड, Na+, H+, Cl- और OH-। तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगे, तब ये चीज़ें चेंज हो जाएंगे तो प्रोडक्ट में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आई बात समझ सबको आपको, ठीक है। अब ये बात हो गई। तीसरा फैक्टर डिपेंड करेगा इनका कंसंट्रेशन पे भी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं NaCl की ही बात करूं, ठीक है, याद रखना इस बात को, रिमेंबर, या तो आप कंसंट्रेटेड लोगे या तो आप इसको डाइल्यूटेड लोगे। तो जब कुछ ना दिया जाए तो हम हमेशा क्या माना जाता है, कंसंट्रेट, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम क्या मानेंगे, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट केस का एक स्पेशल केस बन जाता है यहाँ पे, बस स्पेशल केस हो जाता है ये, ठीक है। तो डाइल्यूट वर्ड हमेशा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि दिस इज डाइल्यूट NaCl, दिस इज दिस, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेटेड आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या समझना है, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, कंसंट्रेटेड एक्वस AgNO3, कंसंट्रेटेड एक्वस CuSO4। अगर डाइल्यूट वर्ड बोलता है तो फिर उस केस में चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा? नहीं, अलग अलग बनेगा। एनोड पे भी अलग बनेगा और कैथोड भी, इवन दो दोनों के एनोड का भी प्रोडक्ट अलग हो, दोनों के कैथोड का प्रोडक्ट भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एक तरह से कैसे हमने आयनिक में केस पढ़ा था, पहले एसिड फिर बेस फिर एसिड, उसी तरीके से ये भी बहुत आसान है, बस आसान सा ही है, वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चीज़ें, बस एक बार समझने की देर है। चौथा जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पे भी। चौथा जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा, चौथा जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। इसमें सिर्फ एक ही केस होता है, वो फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, फ्लो ड्यूरिंग, बेटर ऐसा लिखो, फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही केस बनता है, वो केस बनता है डाइल्यूट H2SO4। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये याद क्यों रखने पड़ेंगे, इनके रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एनोड और कैथोड पे अलग अलग चीज़ें बनती है, ठीक है। तो डोंट वरी, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्यों? देखो दो बातें हैं, अगर आपने इलेक्ट्रोड इनर्ट लिया मतलब रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया तब भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हम दोनों केसेस देखेंगे कि जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक ही केस में मैं इसी NaCl का इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इसमें बहुत सारे केसेस, NaCl ले लो, उसको डायल्यूट एक बार मोल्टन करके देख लो, एक बार एक्वस करके देख लो, एक्वस में भी एक बार कंसंट्रेटेड करके देख लो, एक बार डाइल्यूट करके देख लो, एक बार आप क्या कर दो, ये केस अलग हो जाएगा, दिस इज डिफरेंट केस आप, और एक बार क्या करो, उसको एक बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट के साथ, या तो एक बार सिल्वर इलेक्ट्रोड, जो कि सिल्वर इलेक्ट्रोड रिएक्शन पर AgCl बनाएगा ना प्रोडक्ट, तो चीज़ें अलग हो जाती है। बस एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, पहला केस हो जाएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड विच डज नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रोड विच डज नॉट participate, electrode which does not participate in the process of electrolysis, in the process of electrolysis, example है प्लेटिनम कॉपर, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। बी एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव इलेक्ट्रोड,
ठीक है, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन द process of इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल, जितने भी मेटल होंगे ना बेटा, मेटल इलेक्ट्रोड सारे के सारे हम क्या मानते हैं, उनको एक्टिव इलेक्ट्रोड मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्टिव, जस्ट लाइक सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कॉपर की जगह कार्बन करो, कार्बन रोड आपका क्या होता है, हाँ कार्बन रोड इनर्ट होता है, कॉपर मेटल में आ जाता है ना, तो मेटल इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए 3 रूल का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 रूल समझना पड़ेगा, बिना उस 3 रूल को समझे आप इलेक्ट्रोलिसिस कभी मत करना, और वही 3 रूल का आपको हमेशा क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रूल, इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। चलो डिक्टेट कर देता हूँ मैं इसको, इम्पॉर्टेंट रूल को, ठीक है। लिखो, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, always assumed platinum electrode, unless otherwise mentioned always assumed platinum electrode। पहले रूल का मतलब क्या हुआ, कुछ ना दिया जाए तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मानो, आई बात समझ में। सेकेंड रूल, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एनोड का रिएक्शन लिखना, ठीक है। ये आपका पहला रूल, कुछ ना दिया जाए तो प्लेटिनम मानो, ठीक है, कुछ ना दिया और कुछ, सबसे पहले आपको क्या किसका लिखना है, एनोड का रिएक्शन लिखना, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इफ एनोड इज ऑफ मेटल, इफ एनोड इज ऑफ मेटल, if anode is of metal, then always that metal will oxidize, then always that metal will oxidize, then always that metal will oxidize at anode, that metal will oxidize at anode, कितना टाइम हो, that metal will oxidize at anode irrespective of presence of another ion, irrespective presence of another ion। कहने का मतलब समझ में आ रही बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर एनोड मेटालिक है तो अगर एनोड के पास, जैसे यहाँ पे क्या है, मान लो सपोज करो मैंने एक्वस NaCl का लिया केस, तो एनोड पे कौन कौन सा एनायन जाएगा, Cl माइनस भी जाएगा, OH माइनस भी जाएगा, बरोबर, दोनों एनायन जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस आपको किसको देना है, अगर मेटालिक एनोड है तो, मतलब आपने इलेक्ट्रोड क्या लिया, मेटल लिया, तो प्रेफरेंस उसको मिलेगा, ना कि इन आयन को प्रेफरेंस मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि आपको अगर ये दोनों गए तो कोई एक तो ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक को ऑक्सीडाइज तो आपको करना पड़ेगा। ये कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे अभी हम आगे देखेंगे, अभी सीखेंगे, ठीक है। चलो ये पॉइंट यहाँ तक सबको समझ, ये 3 रूल आपको हमेशा याद रखना है। अगर पहला कुछ ना दिया जाए तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा हमेशा एनोड रिएक्शन को फर्स्ट एनालाइज करो, और तीसरा क्या, अगर मेटल एनोड है तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा, बाकी सब आयन क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ सबको, ठीक है। अब जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, ठीक है। पहले हम किसका सीख रहे हैं, मोल्टन सॉल्ट का सीख रहे हैं। मोल्टन सॉल्ट में क्या होता है,
नंबर ऑफ कैटाइन कितने होते हैं भैया, एक ही होता है, और नंबर ऑफ एनाइन भी कितने होते हैं मेरे, एक ही होते हैं, बराबर। तो सपोज करो पहला मैं यूज कर रहा हूँ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे मैंने दे दिया यूजिंग कौन सा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कभी कभी अगर नहीं भी दिया जाएगा तो भी आप क्या मानोगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मानोगे, बराबर। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 2 लिया, फिर इसको क्या किया मैंने, बैटरी से जोड़ा, ठीक है, इसको मैंने किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा। ये मेरा क्या हो जाएगा एनोड, ये क्या हो जाएगा मेरा कैथोड। दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों क्या है मेरे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आयन कौन सा, एक है मेरा Na+ है और एक है मेरा क्या Cl-। तो Na+ कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, Cl- कहाँ जाएगा, एनोड के पास। यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि NaCl को आप पिघलाओगे और मोल्टन फॉर्म में रखोगे, वो अभी भी किस फॉर्म में रहेगा, Na+ और Cl- के फॉर्म में रहेगा। आपको पहले क्या एनालाइज करना है, पहले हमेशा एनोड पे कौन कौन सा एनाइन जाएगा, सिर्फ Cl- जाएगा, क्या जाएगा, Cl-। यहाँ पे कोई डाउट है, Cl- का ऑक्सीडेशन आप कैसे लिखोगे, ट्वाइस ऑफ Cl- क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये बेसिकली क्या बना देगा, Cl2 गैस बना देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। Na+ क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एनाइन जा रहा है, Na+ जा रहा है। तो Na+, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड, क्या बना देगा, ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड। समझ में आए। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ Na+, ट्वाइस ऑफ Cl- क्या दे रहा है ये, Cl2 गैस प्लस एन ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड। आई बात समझ सबको, हाँ या ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम, डाउन्स प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है, इसको, दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। क्या होगा ये, आपने देखा होगा इस ब्लॉक में पढ़ा था, डाउन्स प्रोसेस, वही है ये। तो ये डाउन्स प्रोसेस हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड है मेरा, जैसे हम क्या बनाते हैं, सोडियम को प्रोड्यूस करें। अब समझ में आया क्यों मेरा ये हो रहा है ऐसा, रीज़न समझ में आया, ये हम रीज़न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आई बात सबको, इज दैट क्लियर। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम, और ये आपका क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा ये आपका बाई प्रोडक्ट, या एनोडिक प्रोडक्ट ये हो जाएगा, कैथोडिक प्रोडक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मैथड फॉर प्रिपरेशन, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैंने अब आपको सॉल्ट दिया तो आप मुझे बता दोगे एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपको बनाना है मोल्टन MgBr2 और C हो जाएगा मोल्टन AlCl3। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन लिखिए, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी किस बात की है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस एनोड पे कौन सा, एनोड पे क्या जाएगा, एनाइन, एनाइन, कैथोड पे क्या जाएगा, कैटाइन, बस उसको लिखिए, रिएक्शन लिखिए, बताइए, प्रोडक्ट खत्म। अरे परसों तुम लोग अरे फिजिक्स का डाउट सेशन नहीं ज्वाइन किया था अच्छा बाबा, ऐसा नहीं करने का रे। अरे बाबा कल मेरा यार लेक्चर ख़राब कर दिया यार
वो तो बढ़िया हुआ, नीट का लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने। झाला कर मोल्टन MgBr2 में एनोड पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? Br2 गैस। और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्योर Mg बनेगा, Mg सॉलिड बनेगा, ठीक है। और तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो एनोड पे क्या जाएगा? Br माइनस जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ Br माइनस क्या जाएगा? Br2 गैस में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, बराबर। कैथोड के पास क्या जाएगा? Mg प्लस। हमेशा रूल करना, एनोड और कैथोड लिख लो। अब ये डिसाइड कर लो कि भाई किसके पास क्या जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो? रिएक्शन बना दो। Mg प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ट्वाइस ऑफ Mg सॉलिड बना देगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? उसी तरीके से ये भी करेगा तो एनोड पे क्या बनेगा? Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या बनेगा? एल्युमिनियम सॉलिड, बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कर लिया होगा ये आपने। अच्छा, लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ पे मोल कितने बनेंगे Cl2 के? 3/2। रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं ना, Cl माइनस Cl2 में जा रहा है, लेकिन आपको 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है यहाँ पे, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो लिख ही देता हूँ मैं, बेटर है ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि AlCl3 किस में चेंज होगा? AlCl3 मेरा टूटेगा Al+3 और 3Cl माइनस, बराबर। तो एनोड पे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा मेरा? रिडक्शन। तो 3Cl माइनस इधर जाएगा और Al+3 इधर जाएगा, तो मतलब क्या होगा? 3Cl माइनस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? क्या बनाएगा? 3/2 Cl2 गैस प्लस क्या, इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कितने करेगा? 3। नहीं आया समझ में? ये पॉइंट समझ में आया? अरे 2 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है, और क्या? समझ में आया? कैथोड पे क्या होगा? Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? एल्युमिनियम सॉलिड बना देगा। चलो समझ में आया? ओके, देखो मोल्टन वाला केस तो क्या सबसे आसान है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं है तुमको। मगजमारी किस में आएगी? एक्वस में। एक्वस में ज़्यादा टेंशन होता है, ठीक है। देखो पार्ट 2 जो है ना, वो बहुत स्कोरिंग है, एक चीज़ याद रखना। पार्ट 2 ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं मोल्टन वाला, समझ में आया? एक कैटायन, एक एनायन, कैटायन चला जाएगा कैथोड में, एनायन चला जाएगा एनोड पे, खत्म। लेकिन सेकंड केस जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। केस 2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ काय? एक्वस सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम कितने कैटायन होंगे? 2। अरे मतलब एक तो OH+ रहेगा ही रहेगा, एक शायद कोई और आ सकता है, तो मिनिमम कितने कैटायन? 2। मिनिमम कितने एनायन? 2 एनायन रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम इतने तो रहने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब हम सीखेंगे पहला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। देखो अब एक्वस है तो मैंने क्या बोला, अब इसमें कंसंट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा, बराबर। तो एक्वस है तो दो बातें, या तो कंसंट्रेटेड होगा या तो वो डाइल्यूटेड होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम पहले किसका सीखेंगे? कंसंट्रेटेड। तो लेकिन किसका? यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अभी भी मैंने क्या लिया है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही लिया है। तो यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब पहला मैं ले रहा हूँ, इसमें फर्स्ट केस मैं मान लेता हूँ, फर्स्ट केस है कंसंट्रेटेड NaCl, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब समझो यहाँ पे एनायन, पहले समझो NaCl किस में टूटेगा? Na+Cl- H2O किस में टूटेगा? H+
OH माइनस। यहाँ तक किसी पॉइंट में डाउट है? तो इसका मतलब ओवरऑल आप किसके इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो? नमक पानी वाले सॉल्यूशन का, बराबर। यहाँ से आपने बैटरी में जोड़ा, ठीक है। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, एनोड है, ये कैथोड, और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी है, ठीक है। मतलब एक है Na+, Cl-, H+, OH-, ठीक है। Na+ इधर जाएगा, H+ भी इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा, OH- इधर। अब कुछ वाटर के फॉर्मेट में भी तो रहेगा ना, जरूर थोड़ी ना सारे के सारे वाटर डिसोसिएट हो जाएंगे, हो सकता है कोई वाटर भी है। तो याद रखना, देखो ये चीज़ को जो है ना याद रखना कि कौन कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या रिडक्शन। अब वाटर क्या होगा? वाटर दोनों जगह जा सकता है, वाटर यहाँ पे भी जा सकता है, वाटर यहाँ पे, इसको तो कोई न्यूट्रल है भाई, कहीं पे भी जा सकता है, इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वाटर एक ऐसा है जो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो डजंट मैटर, ठीक है। अब समझो बात, कहना क्या चाहता हूँ। एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? Cl- है, OH- और वाटर है। कैथोड पे क्या है? Na+ है, H+ है और वाटर है। जनरली वाटर को हम प्रेफरेंस देते नहीं, बट मैं समझाने के तौर पे आपको पता होना चाहिए भाई, वाटर भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वाटर का नहीं हो सकता, बट वाटर जनरली होता नहीं है। अब यहाँ पे किसको ऑक्सीडेशन कराओगे आप? पहले तो एक था भाई, आसान था, पहले आसान था, अब कैसे करेंगे हम? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको मिल जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? अब पूरा ECS याद करने से तो रहे, तो कुछ मैं दे दे रहा हूँ आपको, वो याद करना है। लीना जन पे हारे CuAg Cl- OH- NO3- SO4 2- और F-। ये इलेक्ट्रो, बस क्योंकि मैं सारे नहीं ले रहा हूँ, मैं उतने ही ले रहा हूँ जिससे मेरा काम चल जाए। ओवरऑल एक बात याद रखना, जितने हाइड्रोजन के नीचे सिर्फ 2 मेटल आएंगे, कॉपर और सिल्वर, और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा सारे मेटल रहेंगे। तो इसका मतलब जो भी मेटल ऊपर है उसको क्या होगा? ऑक्सीडेशन में प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई मेटल है नहीं फिलहाल तो एनायन है। तो देखो एनायन ऑलमोस्ट सारे मैंने कहाँ रखे? नीचे रखे। तो फॉस्फेट, सल्फेट और फ्लोराइड का तो कभी ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, आई बात समझ में। दूसरी बात, अब Cl- OH-, Cl- का क्या है? मेरा ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, ये मैंने ये उसके फॉर्मेट में दिया है, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? मेरा ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हुआ ना, बराबर। मतलब कहने का मतलब डाउन जाओगे तो SRP क्या रहा है? बढ़ रहा है, और अप जाओगे तो SOP क्या हो रहा है? सॉरी, डाउन जाओगे SOP बढ़ेगा, SRP बढ़ेगा, SOP घटेगा, बराबर। इसका मतलब एनोड पे हायर अप इन द सीरीज, बराबर, जो जितना ऊपर रहेगा वो एनोड में उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और कैथोड के लिए लोअर इन द सीरीज, बराबर। अब समझो बात को, इसका मतलब Cl- ऊपर है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? मुझे Cl- को, ठीक है। Cl- को प्रेफरेंस मिलते ही क्या करेगा? ये ट्वाइस ऑफ Cl- क्या करेगा? Cl2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ये डोनेट कर देगा। आई बात समझ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? आप प्रेफरेंस, अब यहाँ पे देखो कैथोड में किसको प्रेफरेंस मिलेगा? जो जितना नीचे है, तो नीचे सबसे कौन दिख रहा है आपको? कौन देख? हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट दिस। अब इसके अलावा कोई भी मेटल होंगे तो हाइड्रोजन से ऊपर ही रहेंगे, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? हमेशा हाइड्रोजन, क्योंकि एनोड के लिए ऊपर देखो, कैथोड के लिए हमेशा नीचे देखो, जो जितना नीचे कैथोड में पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगा, है ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाते हैं बढ़ जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या रखेगा? ज़्यादा रखेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपका? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या दे रहा है आपको? अब देखो आपने लिया किसका था? ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन क्या बन रहा है?
2Cl माइनस प्लस 2H प्लस टेंस टू गिव Cl2 गैस प्लस H2 गैस, बराबर। लेकिन अभी भी आपके पास क्या ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ Na प्लस और ट्वाइस ऑफ OH माइनस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रिएक्शन को, क्योंकि Na प्लस अभी भी बच रहा है मेरे पास। सिर्फ आपका देखो एनोड पे सिर्फ Cl माइनस हो रहा है, OH माइनस तो अभी भी बच रहा है ना सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में H प्लस हो रहा था, Na प्लस अभी भी तो बच रहा है। मैं क्या दोनों को इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको फिर ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ Cl प्लस और ट्वाइस ऑफ Na प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ NaCl, ट्वाइस ऑफ H2O, H प्लस OH माइनस, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस क्या देगा, ट्वाइस ऑफ H2O। क्या दे रहा है आपको, Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH। क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ NaOH। और दिस इज योर व्हाट, मेन प्रोडक्ट। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, H2OCl2 बाय प्रोडक्ट। और इसी को हम क्या बोलता है, कास्नर केल्नर सेल, याद है, कास्नर केल्नर। उस समय समझ में आया था कि ऐसा क्यों होता है, आया था समझ में, मतलब ऐसा क्यों रिएक्शन समझ में आया होगा, बट ऐसा क्यों हो रहा वो नहीं समझ में आया होगा। क्यों, अब आपको से देखो, अरे भैया ये हो चुका है, बच्चा कुछ सॉल्यूशन कुछ तो बनाएगा ना, कुछ तो वो बनाएगा ना, तो बस वो चीज़ हो गया। अब देखो जनरली क्या होता है, देखो आपको कभी कभी बुक में ये बस आपको याद रखना पड़ेगा, मैं कभी प्रेफरेंस नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। तो इन केस अगर वाटर का करने से अच्छा आप क्या कर दो, OH माइनस ऑक्सीडेशन कर दो। वाटर का रिडक्शन करने के बजाय आप किसका रिडक्शन कर दो, H प्लस का रिडक्शन कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हालांकि याद रखने में आप याद रख सकते हो, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O टेंस टू गिव O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, वाटर का अगर मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या देगा ये, H2 गैस प्लस OH कितना, 2OH माइनस। हाँ, हालांकि याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया रेडॉक्स रिएक्शन में, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी इनको बैलेंस कर सकते हो। देखो ऑक्सीडेशन में हमेशा वाटर के ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और OH माइनस को भी ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, O2 गैस ही मिलेगा। 2H प्लस को रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा, H2 गैस ही मिलेगा। तो वही चीज़ें कभी कभी आपको OH माइनस की जगह ये भी देगा तो भी कोई गलत नहीं है, चाहे OH माइनस बोलो या H2O बोलो, बात एक ही है। आई बात समझ में, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं इसलिए हमेशा इसको ईजी वे में याद रखो, समझ में आया। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या सीखने मिला, क्या एनालाइज किया इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में आप, फॉर्मेशन ऑफ NaOH क्या बनेगा, मेरा मेन प्रोडक्ट बनेगा। बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, एनोडिक प्रोडक्ट बनता है मेरा Cl2 गैस, कैथोडिक प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, बराबर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl घट रहा है, बराबर है। जब Cl माइनस घट रहा है, Na प्लस भी NaOH में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब NaCl का कंसंट्रेशन धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, सॉल्यूशन में से H प्लस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो OH माइनस क्या होगा, बढ़ेगा, तो POH की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। OH माइनस बढ़ता है तो POH की वैल्यू बढ़ती है, तो pH घटेगी, तो pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। वो दिख भी रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो pH की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगी, बराबर। तो ये आपका मेन पॉइंट है, समझ में आया। तो अब लिख लो, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। हमने क्या सीखा है, तो एक्चुअली आपसे ऐसा क्वेश्चन बनाया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो इसको।
समझ में आया? लिखो मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है, तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, NaOH इज ऑब्टेन्ड एज अ मेन प्रोडक्ट, NaOH obtained as a main product, NaOH obtained as a main product। ठीक है, सेकंड केस हो जाएगा H2NCl2 गैस will obtained by product, will obtained as byproduct, H2NCl2 gas will obtained as byproduct, H2NCl2 gas will obtained as byproduct। लिखा H2NCl2 gas will obtained as byproduct। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, concentration of NaCl decreases, concentration of NaCl decreases, concentration of NaCl decreases। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, concentration of Na plus ion will not change। अच्छा होगा क्या, Na plus ion का कुछ चेंज होगा? यहाँ पे भी Na plus उतना ही है और यहाँ पे भी Na plus उतना ही है। अब ये मत सोचना सर NaCl NaOH में कन्वर्ट हो गया, बट Na प्लस का तो कंसंट्रेशन सेम है ना, वो तो चेंज नहीं हुआ ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन विल नॉट चेंज। ठीक है, लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ सॉल्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH ऑफ सॉल्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। कितना हुआ? 57। ठीक है, यहीं पर खत्म करते हैं। continuously increases during electrolysis, pH of the solution continuously increases। समझ में आया? तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस कल हमें क्या सीखना है, अभी तक हमने कंसंट्रेटेड NaCl किया, हमने ये देख लिया, अब डाइल्यूट करेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब तक हमने जो केसेस किए थे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के किए थे, अब हम जो करेंगे वो एक्टिव इलेक्ट्रोड, बस फ़र्क इतना ही हो जाएगा, बाकी फिर चीज़ें आसान है। ये पॉइंट समझ में आया ना, बाकी की चीज़ें सिमिलर ही है। चलिए, चलो, थैंक यू।